मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ताबड़तोड़ हमारी बातें चल रही हैं स्टैटिक्स महाजी रिवीजन के इस जी हाँ दोस्तों 16वें मुकाबले में। आज हम आपका पूरा समर्थन चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं दोस्तों आज हम अपने इस पहले प्रश्न की ओर। और क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जी हां दोस्तों, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो आप लिखा है विजय सेन, लक्ष्मण सेन, देवपाल, धर्मपाल। तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए लक्ष्मण सेन का। किसका? लक्ष्मण सेन का नहीं। और आप जानते होंगे कि जो ये सेना राजवंश था उसमें है लक्ष्मण सेन का बहुत ही बड़ा था नाम था राजवंश, ठीक है। और यह चौथे आपका शासक थे यहाँ के, कहा चौथे नंबर के, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एकीकृत, जी हाँ एकीकृत हिंदू शासकों में यह अंतिम शासक माने जाते हैं। कहां से संबंध था इनका? तो बंगाल से संबंध था। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। तो जयदेव का नाम याद रखिएगा, गीत गोविंद का नाम याद रखिएगा। तो बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में ये था आज का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? खजुराहो के मंदिर संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों, यह आप जानते हैं चंदेल जो शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था। कौन? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना दोस्त। क्या मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश के कहां पर है? खजुराहो में है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी छतरपुर लिखा रहता है, ठीक है, तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। साथ ही साथ यह हिंदू और जो जैन धर्म है दोनों से समर्पित है, ठीक है ना, मतलब दोनों से संबंधित है। हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अगला क्या लिखा है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको पता होगा एक पुरी, ठीक है ना, पुरी में रथ यात्रा, आपको यह भी पता होगा रथ यात्रा जो प्रसिद्ध है, जी हां इसी से है। और यह कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? जल्द से जल्द कमेंट्स तो बनता है ना मेरे दोस्त। नवीन पटनायक जी है क्या? आपको कमेंट्स करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो आपके महानदी को कहा जाता है क्या? साथ ही आप जानते हैं दोस्तों यह जो जगन्नाथ मंदिर है, जो भारत में 4 धाम नाम लिए जाते हैं, हर एक हिंदू में आपको पता होना चाहिए अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने का जो सपना होता है और करने का जो सपना होता है उनमें से एक मानी जाती है। किसको समर्पित है? यह भगवान कृष्ण को समर्पित है क्या? जी हाँ दोस्तों, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगला क्या लिखा है दोस्तों? प्रधानमंत्री डैश 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 के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष बने बैठे हैं। साथ ही अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, अंतरराज्यीय जो परिषद होती है उसके अध्यक्ष और CSIR के भी अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह यह याद रखिएगा, पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत शानदार, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? तो आप जानते हैं भारतीय गणराज्य में कई राष्ट्रपति, जो प्रथम स्थान हासिल किए वह राजेंद्र प्रसाद जी हासिल किए। कौन हासिल किए? राजेंद्र प्रसाद जी हासिल किए। 1950 से लेकर के यह 19
1952 तक अंतरिम सरकार, फिर 1952 से लेकर के 1957 तक, फिर 1957 से लेकर के 1962 तक, मतलब ये राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो राष्ट्रपति बनते हैं वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनते हैं। कौन बनते हैं? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्या नाम है? राधा कृष्णन का नाम भूलिएगा मत है दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं मेरे यार, तो फिर शेर और शेरनियों एक बार वीडियो को लाइक करके प्लीज आगे वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ ताबड़तोड़ प्रश्नों का जवाब दीजिए। ताबड़तोड़ क्या है? प्रश्नों का जवाब दीजिए। याद रखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1962 से लेकर के 1967 तक अपने पद पर थे। और याद रखना, जो चीन युद्ध हुआ था वह इन्हीं के समय में हुआ था। चीन युद्ध जो हुआ था वह इन्हीं के समय में हुआ था। यहां से भी ध्यान दीजिएगा। राजस्व लेखपाल का नया बैच हमारे यहां प्रारंभ है और बम्पर ऑफर के साथ प्रारंभ है। क्या? बम्पर ऑफर के साथ प्रारंभ है। जो भी छात्र छात्राएं चाहें हमारे साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों? सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे साथ क्या है? सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। फ्री टेस्ट स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल भी आपको मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोडिंग का भी है और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का भी जो ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित है वह भी आपका बैच प्रारंभ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आपको बता दे, अभी तक तो यहां राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन अब 2019 से यहां पर अब उपराज्यपाल नियुक्त होंगे। क्या? उप राज्यपाल नियुक्त होंगे। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति का उल्लेख था, उसी के तहत उपराज्यपाल हो या फिर राज्यपाल हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा क्या होता है दोस्तों? इनका, जी हां दोस्तों, नियुक्ति की जाती है। क्या? नियुक्ति की जाती है। इसके लिए राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? वारंट जारी करना पड़ता है। वारंट। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, आप जानते होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू यहां पर बैठे थे, मुर्मू। अब वर्तमान में मनोज सिन्हा जी, ठीक है, मनोज सिन्हा जी क्या है दोस्तों? अर्थात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारा लद्दाख, ठीक है, जो हमारा लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जो हमारा लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसके उपराज्यपाल कौन है? कमेंट्स करो यारो, कमेंट्स करो, देखता हूं कौन वीर सबसे पहले आंसर देता है। जल्द से जल्द आंसर देना। ताबड़तोड़ बातें करते रहिए, ताबड़तोड़। जी हां, लगातार बच्चे चाह रहे हैं कि प्रश्नों की श्रृंखला एकदम बेहतरीन ढंग से आए, तो अब उसी पर कार्य किया जा रहा है। महा रिवीजन में उन्हीं प्रश्नों को लाया जा रहा है जिन पे आने की संभावना 99.99% बन रही है। तो दोस्तों आपको बता दे, हाँ, वेरी गुड आर.के. माथुर जी हाँ, राधा कृष्णन माथुर जी का नाम जो बच्चे ने लिया है वह एकदम सही लिया है, वह एकदम सही लिया है। मजा आ जाता है दोस्त जब आप ऐसे प्रश्नों का आंसर देते हैं, तो उत्साह से एकदम शरीर गदगद हो जाती है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो कोई और नहीं दोस्तों, औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब था जिंदा पीर। मुगल बादशाहों में एक लंबे अवधि तक पद पर आसीन रहने वाला औरंगजेब। शाहजहां अपने पिता को आगरा के किले में कैद करने वाला। जी हां दोस्तों, यह याद रखिएगा, शाहजहां, ठीक है, ओ सॉरी, शाहजहां को कैद करने वाला औरंगजेब। औरंगजेब को ही जिंदा पीर की उपाधि दी जाती थी। क्या? जिंदा पीर की उपाधि दी जाती थी, यह याद रखना। औरंगजेब
ऐसा शासक था जो अकबर द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को पुनः चालू किया था। अकबर द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को पुनः चालू किया था। औरंगजेब ने याद रखने वाली बातों में से एक है। औरंगजेब का मकबरा कहां है? कमेंट्स करो, इस पर प्रश्न बता चुका हूं, ठीक है ना दोस्तों। किसी का काबुल में है सॉरी, किसी का काबुल में है तो किसका है काबुल में? बाबर का है क्या? किसी का दिल्ली में है, किसका है दोस्तों? तो आपके नहीं, हुमायूं का है क्या? किसी का सिकंदराबाद में है, किसी का शहादरा में है। तो आपने ऐसा नाम सुना होगा। तो बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर, ये तीन ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका भारत के बाहर, जी हां दोस्तों, क्या है? मकबरा है। कोई बच्चा बता रहा है महाराष्ट्र। वाह रे बच्चों, वाह रे बच्चों, मजा आ गया। सच में अच्छा लगता रहता है, अच्छी अच्छी बातें हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उन दौरानी का जो मकबरा है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है? मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, यह याद रखिएगा। पहला ताजमहल जो है आपका कहां है? ताजमहल आगरा में ही आपके शाहजहां को दफनाया गया है, जहां पर जी हां मुमताज बेगम या मुमताज महल को दफनाया गया था, जहां पर आज ताजमहल है। यह बातें आपको पता होना चाहिए, यह बातें आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए। तो शाहजहां ने बनवाया था आपके नहीं ताजमहल को यमुना नदी के किनारे आगरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहां से भी बातें है। अच्छा, ताजमहल का रंग फीका किसके कारण हो रहा था? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो ताजमहल का जो रंग फीका पड़ रहा है वह किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। बहुत सुंदर जवाब है मेरे दोस्तों। फिर एक लाइक्स और कमेंट्स तो बनता ही बनता है। तो लगा दीजिए झरी आज अपने प्रश्नों के, जी हां, उत्तरों के। लिखा है गुजरात की संसदीय सीटों में राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या गुजरात में जो है वह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 26 है। और लगातार आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए पार्टी में भारतीय जनता पार्टी है उसमें से लगातार 26 में 26 सीटें जीतती आ रही हैं। तो कहने का मतलब यह जज्बा है दोस्तों, बाप रे ना। और राज्यसभा की क्या है? 11 सीटें हैं क्या? तो कमेंट्स तो बनता ही बनता है ना दोस्तों, बिल्कुल बनता है। इस समय अभी हाल ही में गुजरात का कोई मुख्यमंत्री बना है विजय रूपानी के बाद, उनका नाम कोई बताएगा क्या दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए ना। आनंदीबेन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, जी हां, नरेंद्र मोदी, फिर आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपानी, और फिर विजय रूपानी, और फिर कोई अभी नया बैठा है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट तो करते रहा करिए भैया, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, मजा आने वाला है। यहां से भी अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। केरल में की जो संसदीय लोकसभा की सीट है वह कितना है? 2 है क्या मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए केरल की कितनी है संसदीय राज्यसभा की सीटें। सब बच्चे एकदम फेल हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। जैसे ही देखिए दोस्तों, आजकल वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो तत्कालिक मुद्दों में है। जैसे आपको देखे होंगे केरल में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तमिलनाडु में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, फिर आपके असम में हुआ है, पुदुचेरी में हुआ है। तो यहां से प्रश्न निश्चित आएंगे। अब विधानसभा का चुनाव ये है, तो ये नहीं कि विधानसभा से ही प्रश्न आए ना दोस्तों, कहीं से भी लपेट सकता है। तो आपका केरल में 20 लोकसभा की सीट है और 9 राज्यसभा की। तो इस तरह आप यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर भी फोकस होना चाहिए। अगर आप फोकस बना करके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे, कहीं ना कहीं, जी हां दोस्तों, गड़बड़ा जाएंगे। और केरल की राजधानी, जी हां दोस्तों, तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और वह मैं आपसे रख रहा हूं। क्या आपने कभी
जिंदगी में इंडिया का मैप बड़े ध्यान से देखा है? देखा है तो यस करो, अगर नहीं देखा है तो फिर नो करो। ठीक है, ध्यान से मैं पूछा हूं, जल्दी से बताइएगा। अगर हिम्मत है तो जल्दी से बताइएगा। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है, अगर आपने देखा है इंडिया का मैप, तो वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी, भारत का वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी सबसे दक्षिणतम में स्थित है? ये प्रश्न भी आपका जायज है, याद रखिएगा दोस्तों, बन सकता है। अगर हिम्मत है तो फिर जवाब दीजिए। भारत के वह कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है जो सबसे दक्षिणतम में स्थित है? किसी के पास जवाब हो तो फिर आंसर दो। ठीक है ना दोस्तों? किसकी है? केरल की है, तमिलनाडु की है, अंडमान निकोबार की है, या फिर दोस्तों जो मैं बोलने जा रहा हूं उसी की है, लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। कमेंट्स तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से करो, नहीं फिसल ना जाओ मेरे यारो। हिंदी इंडिविजुअल का बैच जबरदस्त प्रारंभ है और आप जानते हैं कि इसमें 140 प्लस घंटे वीडियो लेक्चर हैं, फ्री टेस्ट में है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, और इधर आपका सुपर टेट बैच प्रारंभ है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहां पर 800 प्लस वीडियो लेक्चर है, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 150 प्लस पीडीएफ मटेरियल है और डाउट सेशन भी है। डाउट सेशन का मतलब अगर आप किसी भी प्रश्न में फंसते हैं तो आप कॉल करके हमसे बातें भी कर सकते हैं, यहां पर बातें लिखी हैं, लास्ट में नंबर मिल जाएगा। आम्र वर्षा संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो बिहार और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वर्षा कहलाती है, आम्र वर्षा कहने का मतलब आम से संबंधित है, ये तो आम की फसल से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो आम की फसल से है मैंगो सरोवर। ठीक है, चलिए दोस्तों, हीरा क्या है? हीरा का क्रांतिक कोण आप जानते हैं दोस्तों, 24 डिग्री के आसपास होता है। कितना? 24 डिग्री के आसपास होता है, जिसके कारण हीरा चमकता है। जिसके कारण क्या है? हीरा चमकता है। और आपको पता होना चाहिए, हीरा की सबसे बड़ी खान है किम्बरले की खान है। हीरा की सबसे बड़ी खान है किम्बरले की खान है। भारत में सबसे बड़ी हीरे की खान पन्ना की खान है। भारत की कृष्णा नदी है जिसके बेसिन में हीरा पाया जाता है। बाकी जो आप कहानी दोस्तों, कोहिनूर हीरा था वह भारत में ही पाया गया था और वह जादूगोंडा जैसे खानों का नाम आता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। जब कोयला जो होता है ना, कोयला में जब एक ताप और दाब की बहुत बड़ी प्रेशर लगता है, सीमा बढ़ती है, तभी हीरे का जन्म होता है। तभी हीरे का क्या होता है? जन्म होता है। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हीरा एक क्या है? तत्व है। जी हाँ दोस्तों, हीरा एक क्या है? तत्व है, यह याद रखिएगा। हीरे की सबसे बड़ी खान अफ्रीका महाद्वीप में है, यह बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और तस्ते ताउत आपको नोट होना चाहिए, कोहिनूर हीरा वही है। कहाँ? ब्रिटेन में। कौन सा महाद्वीप मानव जनजाति का जन्म स्थान कहलाता है? क्या गजब का है। कौन सा महाद्वीप है जो मानव जनजाति का धर्म मतलब जन्म स्थली कह लो, जन्म स्थली कहलाता है? तो कौन है दोस्तों? कमेंट्स तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है यार। एकदम लाजवाब बच्चे आंसर देते हैं तो मजा ही आ जाता है। देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप मेहनत करिए, हम चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। हम चाहते हैं जहां पर आप खड़े हो जाइए, 4 लोग आपकी नकल उतारना चालू कर दें, और जिस दिन आपकी नकल उतारना कोई प्रारंभ कर दे, समझ लेना आप सफल की ओर बढ़ चल रहे हो। बढ़ते रहो, रुकना नहीं, सफलता कदम जरूर चूमेगी दोस्त। नकल करवाना हाँ, यह याद रखिएगा। कौन सा महाद्वीप मानव जनजाति का जन्म स्थल कहलाता
कहलाता है, तो कहने का मतलब अफ्रीका है। ठीक है, आज भी आप में अफ्रीका में जाइए दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है आपको आज भी आदि मानव जैसे तो लोग नहीं रहते, बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन पिछड़े बहुत ज्यादा हैं। आज भी वहां के लोग, याद रखना, तीर भालाओं से शेर का शिकार कर लेते हैं। बाप रे, हम लोग तो सामने से बंदूकों से ना कर पाई, और पहली बात तो चलाना ही नहीं आता है, नो डाउट से। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, चलाने का नहीं, बात ये है कि इन वस्तुओं से नहीं क्या होता है, सिर्फ नुकसान होता है, लाभ बहुत ही कम होता है, लाभ बहुत कम होता है। दूसरी बात है, इन चीजों से लेने से आपके अंदर एक घमंड उत्पन्न होता है। ये चीजें मैं देखा हूं बहुत अच्छे से। आप अपनी शान शौक के कारण इसे बहुत लेते हैं, लेकिन कई बार गलतियां भी होती हैं, मैंने ये भी देखा है। ठीक है ना दोस्तों, एक अतिरिक्त मन में टेंशन, ठीक है, ये सब चीजें गलत हैं। तो इसलिए प्रेम की भावना में जीना सीख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब कोई बच्चा ऐसा होगा कटाक्ष करना, प्रेम तो गांधी जी भी करते थे। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे भी वाक्यांश बोलने वालों को यह वीर कम नहीं है यहाँ पे। तो लिखा है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, तो ध्यान देते रहिए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? ठीक है ना दोस्तों, पिग्मी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लिखा हुआ है सहारा में, जी नहीं दोस्तों। कालाहारी में, जी नहीं दोस्तों। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय वन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, पिग्मी जनजाति आपकी कहाँ, याद रखना, विषुवत रेखीय जो वन क्षेत्र होते हैं वहां पाई जाती है। और ये कहाँ वन क्षेत्र है, कहने का मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन की तरफ आपकी पिग्मी जनजाति पाई जाती है। क्या पिग्मी जनजाति पाई जाती है, यह याद रखिएगा, कांगो बेसिन। ठीक है, कांगो बेसिन में इनका बढ़िया है, याद रखिएगा। तो यहां से भी खैर आपको पता होना चाहिए कि कांगो देश के पास से ही यह कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ सॉरी विषुवत रेखा गुजरती है, तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा विषुवत रेखीय वन में। ठीक है, सहारा मरुस्थल मत करना दोस्तों, अगर सहारा मरुस्थल कर दिए तो मान लीजिए आंसर गलत हो जाएगा। और कालाहारी मरुस्थल तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल से बुशमैन का संबंध है। ठीक है, और ये प्रश्न मैं बार बार लाता हूं बुशमैन वाला, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो CBT 2 और रेलवे ग्रुप डी का है। जी हाँ दोस्तों, आपका मात्र 299 रुपए में CBT 2 और 249 रुपए में रेलवे ग्रुप डी। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच हमारे यहाँ जबरदस्त प्रारंभ होने वाला है। जो भी छात्र छात्राएं चाहें इसमें सहभागिता अपनी दर्ज करा सकते हैं। लिखा है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? कौन से है? पूर्वी अफ्रीका, जी नहीं दोस्तों, इधर तो मसाई जनजातियां रहती हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और सहारा रेगिस्तान नहीं भैया, इधर तो आपका बद्दू जनजाति जैसे कुछ पार्ट में पाई जाती है। न्यूजीलैंड में, जी नहीं दोस्तों। तो फिर कहाँ भैया, फिर आपको सीधा सीधा कालाहारी मरुस्थल जाना चाहिए। कालाहारी मरुस्थल आपके बोत्सवाना के पार्ट में है, दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी पार्ट में आपको दिखाई देगा। और यहां पर ही बुशमैन जनजाति रहती है। बुशमैन जनजाति बड़ी शांतिप्रिय जनजातियों में से एक आती है। दूसरी बात, बुशमैन जनजातियों का जो दीमक है, दीमक मैंने ये कई बार बता चुका हूं, दीमक जो होता है उसको चावल के रूप में खाती है। ठीक है, कितना, चावल के रूप में। और कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग दोस्तों यहीं पर पाया जाता है। शुतुरमुर्ग की अंडा, जी हाँ, सबसे बड़ा अंडा कहलाता है जो होता है। लेकिन इसकी एक विशेषता, इसमें कोशिकाएं बहुत ज्यादा पाई जाती, सेल सेल सेल। जी हाँ दोस्तों, तो जब कोशिकाओं की बात आती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में कोशिकाएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं, तो उनको ये सारे प्रश्न अब कंठस्थ होने लगे होंगे।
होंगे, मजा आ गया होगा उनको। अब ये सारी चीजें अब पूछी जाएंगी तो आराम से वो लोग आंसर दे सकते हैं। और लगातार हमारे बच्चे सुपर टेट में, जी हाँ दोस्तों, पेट का एग्जाम बहुत अच्छे से निकाले हैं। आप जानते होंगे रेलवे ग्रुप डी में, आरआरबी में ने, साथ ही साथ दोस्तों जो लोग कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा दे चुके हैं उनमें अच्छा स्थान पाकर आज जॉब भी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? व्यापारिक पवनें किस पवन के तहत आती हैं? तो याद रखना, व्यापारिक पवनें जो होती हैं वह प्रचलित पवन के तहत आती है। प्रचलित पवन कह लो, ग्राही पवन कह लो, वार्षिक पवन कह लो, जी हाँ दोस्तों, आपकी संवहनीय पवन कह लो, ये सब इसी में आती हैं। तो प्रचलित, इन्हीं का नाम है, प्रचलित पवन में आती है। अब देखिए दोस्तों, आपकी जैसे यहाँ है पृथ्वी, इसको अच्छे से ध्यान से देखने से ही आएगा। तो जैसे ये पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, इसके 30 डिग्री ऊपर और इसके 30 डिग्री नीचे, इन्हीं के बीच में व्यापारिक पवन प्रवाहित होती है। ठीक है, इन्हीं के बीच में क्या होती है? व्यापारिक पवन क्या होती है दोस्तों? व्यापारिक पवन प्रवाहित होती है। याद रखना, व्यापारिक है पवन प्रवाहित होती है। यहां से भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये आपकी, जी हाँ दोस्तों, यही है व्यापारिक पवन। लेकिन यहां पर पूछा गया है कहां से प्रवाहित होती है, यह बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों आपको जानते होंगे यह निम्न दाब है। ठीक है, निम्न दाब है। यहां निम्न दाब होता है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर निम्न दाब होता है, इसीलिए डोलड्रम की उत्पत्ति होती है। आप यहां से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हवा होती है जब पवन का रूप लेती है, तो कहने का मतलब ये होता है वह हमेशा हमेशा उच्च दाब से, ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। किधर? निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह उपोषण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। कहां से चलती है, इसलिए आपको बहुत जरूरी है, जहां पर भी उच्च दाब लगा हुआ है वहीं पर आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यह उपोषण वाला क्षेत्र है, इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से बारीकियों को पकड़ लो मेरे दोस्तों। अगर कह देता कि किस ओर चलती हैं, तब वहां निम्न दाब आंसर लग जाता। कहां से चलती हैं, तो वहां उपोषण लग जाता। कई बार हम ऐसी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, जिसके कारण हम बार बार रोते हैं। तो हमें नजरअंदाज ना 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 कतई नहीं करना है। अगर आपने कतई कर दिया शेर शेरनियों, तो फिर तो आप गए। ठीक है, आप तो गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ठीक है ना दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? आप जानते हैं जो बौद्ध धर्म के 16, जी हां दोस्तों, अंगुत्तर निकाय के तहत महाजनपद थे, महाजनपद थे, उनमें से एक है उज्जैन। ठीक है, एक है उज्जैन। और आप जानते हैं यह विक्रमादित्य राज्य की जो है राजधानी भी हुआ करती थी उज्जैन। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, महाकालेश्वर आपने नाम सुना होगा। जी, अगर आपने शंकर जी का एक यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है। और उज्जैन आपका अवंतिका, ठीक है, इसका पुराना नाम अवंतिका है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, पहला पॉइंट। दूसरा क्षिप्रा नदी के तट पर है। तीसरा महाबलेश्वर है कि महाकालेश्वर है। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है महाकालेश्वर है क्या? जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिएगा। महाकालेश्वर का मंदिर है शंकर जी। मुझे इतना याद है कि जब यहाँ पर कोई श्रद्धालु जाता है तो पीली धोती पहन करके यहाँ पूजा करने का रिवाज है। पीली धोती का, ये याद रखने वाली बातें हैं। और साथ ही
साथ दोस्तों उज्जैन अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख था। ठीक है ना दोस्तों, क्या अंगुत्तर निकाय के एक महाजनपद में आता था। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। अब सारी चीजें आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए, तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? तो दिल्ली का नाम था क्या? इंद्रप्रस्थ। और जब आपने महाभारत देखा होगा तो वहां इंद्रप्रस्थ का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, महाभारत अगर आपने देखा है, जी हाँ दोस्तों, तो आप जानते हैं कि भैया क्या है, दिल्ली का नाम जरूर सुना होगा, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में है क्या? जल्दी से कमेंट करो ना यार, कुछ चीजें नहीं जानो तो बिल्कुल कमेंट्स तो बनता ही बनता है। चलते हैं आगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो कौटिल्य जो है दोस्तों, कौटिल्य कह लो या फिर चाणक्य कह लो। ठीक है, चाणक्य कह लो या फिर विष्णुगुप्त कह लो, या फिर विष्णुगुप्त कह लो। यह याद रखिएगा, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। घनानंद मतलब नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद को हराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण जो है इनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्तों, अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से संबंधित है। तो यहां से भी प्रश्न अगर बनता है तो आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। महा रिवीजन की क्लास में आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं पर चर्चाएं होती हैं और सभी छात्र छात्राएं लगातार प्रश्नों का आंसर देते हैं, तो फिर मजा ही मजा है। सच बता रहे हैं, एकदम मैं खुश रहता हूं अपने बच्चों से, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे देख करके इन प्रश्नों का। ऐसा लगता है जैसे कॉपीराइट कर लेते हो। कॉपीराइट का मतलब पूरा निकाल लेते हैं मेरे माइंड से और धड़ाधड़ आंसर पर आंसर देते। कुछ बच्चे तो ऐसा है कि जो ज्यादा ज्यादा लिख करके भेजते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में कि नॉलेज बढ़िया है। नितिन सर, हैंड राइटन ई बुक्स आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगी दोस्तों, और मार्केट में हाथ द्वारा लिखी नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं, जो भैया लाइव आप देखते हैं ना, उससे नहीं संबंध है। ये सिर्फ डिजिटल है, कहने का मतलब पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से, और उसको पढ़ करके निकलवा भी सकते हैं दोस्तों। तो ये उसमें है जिसमें तीनों साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और सामान्य हिंदी है। शक संवत प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कनिष्क का शासनकाल था 78 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, और यहीं से आपको कई संवत है, जैसे हिजरी संवत आपने नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इलाही संवत मुस्लिम धर्म से संबंधित था, इस्लाम अकबर के समय। और आप जानते हैं ये प्रश्न इस बार यूपी टेट में भी आया था, दीने ए इलाही। जी हाँ दोस्तों, 1580 के आसपास की ये कहानी है, याद रखिएगा। कब की? 1580 के आसपास की कहानी है। और आपका हिजरी सम्मत, जी हाँ, 632 के आसपास की, 622 या 632 के आसपास की, 622 के आसपास की कहानी है, जिसमें अर्थात है हजरत मोहम्मद साहब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। फिर आपका नहीं विक्रम संवत है, आपका शक संवत है, तो शक संवत 18, विक्रम 58। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसी पर राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा भारतीय कैलेंडर, ठीक है, भारतीय कैलेंडर जो है मतलब हिंदी वाला, वह इसी पर है, जिसमें चैत्र आपको पता होना चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, कुद, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। जी हाँ दोस्तों, तो फागुन इसका लास्ट महीना, फाल्गुन बोलते हैं, हाँ याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, हम लड़ाई नहीं करेंगे। हमारे देश के महान
ठीक है ना दोस्तों, अहिंसावादी महात्मा गांधी जी। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सदा सत्य बोलना है, अहिंसा से दूर रहना है। सदा सत्य बोलना है और अहिंसा से दूर रहना है। तो दोस्तों आप सभी छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि फिर आप लोग कमेंट्स करते रहा करिए गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी ने, याद रखिएगा दोस्तों, अहिंसा और सत्य का पालन किया। गांधी जी कहते थे अगर कोई आपके गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरा भी तमाचा आप मारने के लिए उसे अगला गाल बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब उसके अंदर शर्मिंदगी आएगी, वह आपको खुद मारना बंद कर देगा। और यही कोई मूवी है संजय दत्त साहब की, नहीं याद रखो, लगे रहो मुन्ना भाई, इस तरह की मूवी आपको पता होगी आई थी। और उसमें दिखाया भी गया था, जबरदस्त सीन है संजय दत्त जी की और गांधी जी का रूप दिखाई देता था। तो गांधी जी दिशा निर्देश देते थे, संजय दत्त कहते थे जी। तो इस तरह आप बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। तो आपको 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर, और उसी दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा उद्यान मध्य प्रदेश, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी उत्तराखंड में है, हेली आप कहानी दोस्तों उत्तराखंड में ही है, ठीक है, हेली। और हेली का ही नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, ठीक है। और जिम कॉर्बेट ये क्यों महत्वपूर्ण है अभी मैं बता रहा हूं आपके लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है भैया? राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। पहले यह उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब इसका नया नाम पड़ गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे महत्वपूर्ण रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ चुका है मेरे दोस्त। तो इसको नोट कर लीजिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रामगंगा नदी इसी के मध्य से बहती है। आगे देखिए दोस्तों, विश्व के किस समुद्रीय क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें चलती हैं? तो देखिए दोस्तों, 2-3 चीजें आपको जानना चाहिए। जैसे यह है हमारी पृथ्वी पर, यह है विषुवत रेखा। तो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे एक अश्व अक्षांश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अश्व अक्षांश पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों 40 डिग्री पर गरजती चालीसा, 50 पर प्रचंड पचासा और 60 पर चीखती साठा चलती है, ठीक है। 40 डिग्री पर कौन चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में, ये सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में। अश्व अक्षांश दोनों में है, ठीक है, अश्व अक्षांश दोनों पर है। तो यहां से बातें समझ सकते हैं। तो गरजती चालीसा चलती है, गरजती चालीसा याद रखिएगा दोस्तों, 40 डिग्री पर चलती है। लेकिन यहाँ पर डिग्री दे करके आपको पूछा है किस सागर से संबंधित है। तो दक्षिण में वह कौन सा सागर है जहां पर खुला मैदान पाया जाता है? तो वह कोई और नहीं, आपका हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। तो यहां से प्रचंड पचासा 50 डिग्री पर चलती है और 60 डिग्री पर आपकी चीखती साठा चलती है। क्या? चीखती साठा चलती है। दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में आ रही हैं और इन पुस्तकों की क्वालिटी आप देखिए, सबसे बड़ी बात होती है क्वालिटी, ठीक है। इसमें इतना बेहतरीन ढंग से डिस्क्रिप्शन किया गया है, 6 बार प्रूफिंग हुई है दोस्तों, एक बार नहीं। और अलग अलग प्रोफेसर से लेकर के एक उच्च स्तर के टीचर, जैसे दोस्तों मेरा पूरा रोल रहा जीएस के पार्ट में, तो मैंने जीएस का भी देखा, ठीक है ना दोस्तों। अमरीश सर बेहतरीन देखा, नितिन सर अपने से देखे, फिर 2 टीचर अतिरिक्त लगाए गए जो हम संस्था से जुड़े नहीं थे दोस्तों, उनके लिए भी ये याद रखिएगा मौका दिया गया। फिर प्रोफेसर साहब ने इसका प्रूफ रीडिंग किया। तो कहने का मतलब इतना गजब से तैयार करने के बाद ही आज स्टडी 91 परिवार आप देख रहे होंगे हर शिक्षक गण से एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। आपको सामान्य जैसे भाई
सारी बातें होंगी हिस्ट्री की तो अमरेश सर के द्वारा गजब की बुक आएगी, ठीक है। जैसे पॉलिटी एंड जियोग्राफी की बात होगी तो भीम सर के द्वारा गजब का उसमें संकलन किया जाएगा। फिर हिंदी की बात आएगी, करंट अफेयर्स की बात आएगी तो नितिन सर का जलवा देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। बाकी अन्य टीम हमारी लगी हुई है, यह याद रखिएगा, जबरदस्त काम कर रही है इस पर, और एक बेहतरीन ढंग से हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से सारा काम कर रहे हैं। सारा चीज बेहतरीन देंगे, सब कुछ एकदम गजब कह देंगे। बस आप लोग लगातार हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए। बहुत कम मूल्य पर मिलेगी, बहुत कम, अन्य सभी पुस्तकों की अपेक्षा बहुत कम मूल्य रहेगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो यहां से भी देख सकते हैं आप लोग, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो चौरी चौरा भारत के, याद रखना, चौरी चौरा कांड हुआ था ना, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ये तो याद ही हो गया था। इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के नहीं, और इसमें हिंसा हुआ, जिंदा पुलिस कर्मियों को जला दिया गया। चौरी चौरा जो है वह गोरखपुर में है, ठीक है। कहां पर है? गोरखपुर में है, और गोरखपुर जो आता है वह उत्तर प्रदेश में आता है। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, और इस बार का चुनाव भी याद रखना गोरखपुर, ठीक है। संबंध आपको समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम, मैं जितने गवर्नर जनरल से संबंधित बातें मैं सब बताता हूं, 1 मिनट लूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव था का? जी नहीं दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम, जी हां, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। जहां पर भी हो लगा लो मेरे भाई, लिखा हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय कहा है, यहीं से गवर्नर जनरल का इंड कर दिया है, तो सी राजगोपाली। अगर ये प्रथम ना लगाता इतना, ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल देता, तब वहां पर तो दिक्कत आ जाती, लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ बढ़ते, लेकिन वह अंतिम वायसराय थे। ये बातें बहुत लगती है, यहां से ध्यान दीजिएगा। सी राजगोपालाचारी। वर्तमान समय में आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है? जो वित्तीय वर्ष निर्धारित किया जाता है वह कब से? एक तो 31 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च होता है। क्या होता है? 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च निर्धारित किया जाता है। आरबीआई जानते हैं दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935, जी हाँ दोस्तों, उसी के तहत आया था, जबकि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो आप अच्छी तरीके जानते हैं, मुंबई। और गवर्नर जनरल कौन है? तो जल्दी, आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो फिर कमेंट कर दीजिए मजे से, प्यार से, ठीक है। हर चीजों को बड़े प्यार से ले चलते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। तापमान से पूछा जा रहा है, तापमान का इकाई क्या है, मतलब मात्रा क्या है, यूनिट क्या है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, केल्विन है, ठीक है। क्या होती है? केल्विन होती है। यह बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सामान्य हिंदी बाई हमारे नितिन भैया द्वारा, माय डियर फ्रेंड्स द्वारा, माय बिग ब्रदर द्वारा, जो भी कह लीजिए दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, 30 मॉडल टेस्ट पेपर वाला जो बुक है लेखपाल से संबंधित, वह मार्केट में जबरदस्त आ रहा है, ठीक है। आप सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और बढ़िया से 6 महीना पढ़ लीजिए। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तारतम्य क्या होता है?
मतलब आवाज का तीखा होना या मोटा होना। और याद रखना लड़कियों और बच्चों में तारत तो ज्यादा होता है, इसलिए उनका जो आवाज होती है वह तीखी होती, मोटी होती, मतलब अगर चिल्लाने लगती है ना तो असहनीय हो जाता है, कान सुनने में पक जाता है। ठीक है, अरे भैया बुरा मत मानिए, जो सच्चाई बता रहा हूं सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, कोई भी बुरा माना तो समझ लो गलत है, उसके अंदर ज्ञान की कमी है, ये जान लीजिए। और साथ ही साथ जब बच्चे चिल्लाने लगते हैं तो देखे होंगे ना, पहले तो अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत मतलब आदमी इरिटेट होने लगता है। इसी तरह जब लड़कियां या फिर बहन बेटियां या फिर माताएं बहनें क्या होती हैं, लड़ने लगती हैं ना तो बड़ा अजीब अजीब आवाज, और जब ये लड़ती हैं अरे बाप रे। एक बार मैं दिल्ली में देखा, ठीक है ना दोस्तों, एक लड़की और उसकी रूम पार्टनर ही, ठीक है, लड़ाई कर ली भैया, समझ लीजिए कम से कम का इतना बाल सर का ना उखाड़ ली होगी दूसरी वाली ने, थोड़ा मोटी थी दबा कर, जी हाँ दोस्तों, पैर से नहीं, और उसका पूरा बार उखाड़ ली थी भैया। बाप रे, मैं तो देखकर दंग रह गया था। और जो जो गाली देती हैं, अरे बाप रे, गुस्सा में आने। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, याद रखिएगा, कुछ लोग हंसी मजाक है यार, हंसते रहा करो बस, और कुछ नहीं, इसको दिल में मत लिया करो। ठीक है, तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये बातें याद होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आप जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी है भैया? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की है। जबकि समाजवाद पर आधारित जो है दोस्तों वह आपकी किसकी है? चाइना की है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है। ठीक है, तो यहां पर निजी स्वामित्व पर आधारित होती है, मतलब इसमें उत्पादन उपभोक्ता दोनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, साथ ही साथ बाजार का भी नियंत्रण यही लोग देखते हैं। भारत में दोनों का है, सरकार का भी है और निजी क्षेत्र का भी है, ये जानना चाहिए आपको। ठीक है, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स जो है बड़ी बढ़िया राजधानी है, बंदरगाह राजधानी है, कहने का मतलब बंदरगाह भी है, तो यह अर्जेंटीना की है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना, वहीं की यह राजधानी है। रूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। यह प्रश्न आने वाला है, इसलिए ध्यान देते रहिए, क्योंकि चर्चा में है इसलिए ध्यान दीजिएगा। रूबल है। रूस से संबंधित जितने भी तथ्य हैं आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त विवाद उठा है दोस्तों, और यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देते रहा करिए। लेखपाल से संबंधित सामान्य ज्ञान के जबरदस्त 30 मॉडल टेस्ट वाली पुस्तक संपूर्ण बुक आ चुकी है और आप लोग यहां से देख सकते हैं। ताजमहल निर्मित है, जी हाँ दोस्तों, ताजमहल आगरा में है। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में कहा जाता है बनवाया गया था, लेकिन उस समय जी हाँ कुशल कारीगर थे और साथ ही साथ मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ताजमहल का निर्माण जी हाँ शाहजहां ने, नो डाउट्स, भले कहा जाता है प्रेम का प्रतीक ताजमहल है और 7 अजूबों में से एक बात की बात है दोस्तों। एक दिन पंकज सर भी बोल रहे थे कि हम भी जी हाँ दोस्तों एक बहुत बड़ा महल निर्माण करेंगे, लेकिन समझा करो फिर कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा प्लान हमको बता रहे थे। ठीक है, हमारे बड़े भाई हैं पंकज सर। जब आपको संस्कृत पढ़ना हो, ठीक है, संस्कृत पढ़ना हो तो फिर मजे की क्लास हो। जी हाँ दोस्तों, लोग क्या होता है ना, कुछ चीजें बहुत कम समय में अच्छा समझा देते हैं, उनमें से हैं एक पंकज सर। ठीक है, मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं उनका शिष्य रहा हूं, 1 साल मुझे शिक्षा दिए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था दोस्तों जब मैं उनसे पढ़ता था। गंभीर व्यक्ति, एकदम सीधा स्वभाव, ठीक है, बड़ा मजेदार कहानियां बताते थे। ठीक है, वो दौर था जब मैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के बाद बीएड किया था, तो मुझे याद है आज भी। ताजमहल क्या है दोस्तों? संगमरमर, सफेद संगमरमर, याद रखिएगा दोस्तों, से निर्मित है। क्या? सफेद संगमरमर से निर्मित है। तो इस तरह आप ध्यान देते रहा करिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग क्या है? ठीक
ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन की कमी से आप जानते हो कि शरीर में घेंघा हो जाता है, ठीक है ना, मतलब गाल वोल फूल आता है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो उसी की बातें कर रहा है, तो उसी पे आपको पता होना चाहिए कि उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म बोलते हैं, और यह रोग होता है। आयोडीन, जी हाँ, आजकल नमक आ चुका है, आप लोग जानते हैं, भरपूर आयोडीन नमक खाए जाते भी हैं, तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अक्रिय गैस क्या होती है, ठीक है, अक्रिय गैस क्या होती है, आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि अक्रिय गैस एक परमाणुक होती है, एक परमाणुक होती है अक्रिय गैसें, और अक्रिय गैसें कई होती हैं, आपने नाम सुना भी होगा अक्रिय गैसों का। नहीं तो इस तरह आप यहां से, बेटा टाइम कम है थोड़ा, इसीलिए जल्दी जल्दी बता देता हूं। लेखपाल व्याख्यानात्मक सामान्य गणित का प्रश्न 30 मॉडल टेस्ट पेपर वाला बुक मार्केट में आ चुकी है, आप इसे देख लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कोई बच्चा बताएगा? अंबेडकर जयंती मनाई जाती है क्या? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है क्या? कमेंट्स करिए यारो जल्दी से। लास्ट प्रश्न आज का आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, लिखा है कि क्या लिखा है? मस्तिष्क के किस भाग से हमें भूख है, प्यास है और नींद का बोध होता है? बाप रे, कहते हैं भूख प्यास मेरी चैन खो गया रे, ठीक है, कुछ ऐसा गाना भी बना है क्या, हम लोग करते भी है। कहते हैं जब वो चीज हो जाती है ना तो फिर नहीं लगती है। कौन कहता है कि लगती है भूख प्यास, लेकिन लगती है, अनुभव होता है। हमें याद रखना कि प्यास लगी है कि भूख लगी है या फिर दोस्तों नींद लगी है, तो वह हाइपोथैलेमस का नाम आपने सुना होगा। इसी के कारण यह होती है। क्या? इसी के कारण यह होती है। तो आप सभी छात्र हमारे साथ बने रहे, लगातार वीडियो को लाइक और शेयर भी किए, आगे भी करेंगे, मुझे आपसे पूरी आशा है। तो फिर दोस्तों कल के महायुद्ध के लिए तैयार रहिए, और हम पूरे ताकत के साथ हमेशा जुड़ते हैं, तो इसलिए आप लोगों का आज समर्थन जो इतनी देर तक रहा बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसे बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी दिक्कत है दोस्तों तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मैथ बाय इंडिविजुअल, जी हाँ दोस्तों, मैथ्स बोस के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रवीण सर हमारे बड़े भैया, जी हाँ दोस्तों, बढ़िया, बहुत अच्छे व्यक्तियों में से एक ये हैं। तो इस तरह आप देखते रहा करिए। ये नया दिया गया नंबर है, आप सभी लोग अगर कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर दे दीजिए इजाजत बड़े प्यार से। जी हाँ दोस्तों, अपना स्नेह प्यार बना करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।